आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजकुमार ने अपने कमरे में पहुंचकर देखा, उसके संवाद पत्र पड़े थे। कुलियों से सामान रखवा दिया, पारिश्रमिक दे दिया। उन्हीं पत्रों में खोजने लगा उसके पत्र भी आए हैं या नहीं। उसकी सलाह के अनुसार उसके पत्र भी पोस्टमैन झरोखे से डाल जाते थे। कई पत्र थे, अधिकांश मित्रों के। एक उसके घर का था, खोलकर पढ़ने लगा। उसकी माता ने लिखा था, गर्मियों की छुट्टियों में तुम घर आने वाले थे पर नहीं आए। चित्त लगा है, आदि आदि। अभी कॉलेज खुलने के बहुत दिन थे। राजकुमार बैठा सोच रहा था कि एक बार घर जाकर माता के दर्शन करावे। राजकुमार ने टी को पीछा करते हुए देखा था, और ये भी देखा था कि उसकी टैक्सी के रुकने के साथ ही टी की टैक्सी भी कुछ दूर पीछे रुक गई। पर वो स्वभाव का इतना लापरवाह था कि इसके बाद उस पर क्या विपत्ति होगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की। जब एकाएक माता का ध्यान आया तो स्मरण आया कि चंदन की किताबें यहाँ हैं, और यदि तलाशी हुई तो चंदन पर विपत्ति आ सकती है। वो विचारों को छोड़कर किताबें उलट उलट कर देखने लगा। दराज से रबड़ और छुरी निकालकर जहां कहीं उसने चंदन का नाम लिखा हुआ देखा, घिस कर काट कर उड़ा दिया। इस पर भी किसी प्रकार की शंका हो, इस विचार से बीच बीच ऊपर के सफ़ों पर अपना नाम लिख देता था। अधिकांश पुस्तकें चंदन के नाम की छाप से रिक्त थीं, कारण उसे नाम लिखने की लत न थी। जहां कहीं था भी, वो भी बहुत स्पष्ट। और इतनी मैली वे किताबें थीं जिनमें ये छाप होता था कि देखकर ये अनुमान लगा लेना सहज होता था कि ये परहस्तेषु गतः की दशा है, और दूसरे लोग आक्रमण से स्वयं बचे रहने के लिए किताबों पर मालिक का नाम लिख देते हैं। इस तरह अपने यहां छिपाकर पढ़ते थे। राजकुमार जब इस कृत्य में लीन था, तब चंदन कनक के मकान में था। राजकुमार के यहां से सामान ले आने और टी के संबंध की बातें जानने के लिए और उत्सुक हो रहा था। वो सीधा राजकुमार के पास ही जाता, पर कनक को बहू के भाव न समझ सकने के कारण कष्ट हो, इस शंका से पहले कनक के ही यहां गया। कनक चंदन को अपने यहां पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। चालाक चंदन ने बहू का भीतरी मतलब, जिससे बहू उसके मकान नहीं गई, कुछ सच और कुछ रंग कर खूब समझाया। चंदन के सत्य का तो कुछ असर कनक पर पड़ा, पर उसकी रंगामेजी से कनक के दिल में दीदी का रंग फीका नहीं पड़ा। कारण उसने अपनी ही आंखों दीदी की उस समय की अनुपम छवि देखी थी, जिसका पूरा सर ख्याल वो किसी तरह भी न छोड़ सकी। वो दीदी पुरानी आदतों से मजबूर हैं, ये सिर्फ उसने सुन लिया, और सभ्यता की खातिर इसके बाद एक हाँ कर दिया। चंदन ने समझा, मैंने खूब समझाया। कनक ने दिल में कहा, तुम कुछ नहीं समझे। चंदन की इच्छा न रहने पर भी कनक ने उसे जलपान कराया, और फिर ये जानकर कि वो राजकुमार के यहाँ जा रहा है, उससे आग्रह किया कि वो और राजकुमार आज शाम 4 बजे उसके यहाँ आ जाएं और वहीं भोजन करें। चंदन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उतरकर अपनी मोटर पर राजकुमार के यहाँ चला। राजकुमार ने नया मकान बदला था, इसका पता तो चंदन को मालूम था, पर कहाँ है नहीं जानता था। अतएव दो एक जगह पूछकर रुक रुक कर जाना पड़ा। राजकुमार अपनी किताबों के कार्य से निवृत्त होकर चाय मंगवाकर आराम से पी रहा था। चंदन पहले सीधे मकान के मैनेजर के पास गया, पूछा, 10 नंबर कमरे का कितना किराया बाकी है। मैनेजर ने आगंतुक को देखे बिना अपना खाता खोलकर बतलाया, 40 रुपये 2 महीने का है, आपको तो मालूम होगा। चंदन ने बिल्कुल सज्ञान की तरह कहा, हाँ मालूम था, पर मैंने कहा एक दफा जांच कर लूं। अच्छा ये लीजिए। चंदन ने 10 रुपये के 4 नोट दे दिए। अच्छा, आप बतला सकते हैं आज मेरे नाम की यहां किसी ने जांच की थी?
चंदन ने गौर से मैनेजर को देखते हुए पूछा। हाँ, एक आदमी आया था, उसने पूछताछ की थी, पर इस तरह अक्सर लोग आया करते हैं, पूछ पछोर कर चले जाते हैं। मैनेजर ने कुछ विरक्ति से कहा। हाँ, कोई गैर जिम्मेदार आदमी होंगे, कुछ काम नहीं तो दूसरों की जांच पड़ताल करते फिरे। व्यंग्य के स्वर में कहकर चंदन वहां से चल दिया। मैनेजर को चंदन का कहना अच्छा नहीं लगा। जब उसने निगाह उठाई तब चंदन मुंह फेर चुका था। राजकुमार के कमरे में जाकर चंदन ने देखा वो अखबार उलट रहा था। पास बैठ गया। तुम्हारा न्योता है, रखो अखबार। कहाँ? तुम्हारी बीवी के यहाँ। मैं घर जाना चाहता हूं, अम्मा ने बुलाया है, कॉलेज खुलने तक लौटूंगा। तो कल चले जाना, न्योता तो आज है। गाड़ी तो ले आए होंगे? हाँ। अरे रमजान, राजकुमार ने नौकर को बुलाया। इसका नाम राम जियावन था, पर राजकुमार ने छोटा कर लिया था। राम जियावन सामान उठाकर मोटर पर रखने लगा। कमरे की कुंजी मुझे दे दो, चंदन ने कहा। राजकुमार ने कुंजी दे दी। कुछ पूछा नहीं। कहा, मैं कल चला जाऊंगा, लौटकर दूसरी कुंजी बनवा लूंगा। न्योते में तुम तो होगे ही। जहां मुफ्त माल मिलता हूं वहां मेरी बेरहमी तुम जानते हो। तुमने मुफ्त माल के लिए काफी गुंजाइश कर ली। आसामी मालदार है। दादा, किस्मत तो तुम्हारी है, जिसे रास्ता चलते जानवा माल दोनों मिलते हैं। यहां तो ईश्वर ने दिखलावे के लिए बड़े घर में पैदा किया है, रहने के लिए दूसरा ही बड़ा घर चुना है। रामबाण कूटते कूटते जान जाएगी, देखो अब। कपाल क्या मशाल जल रही है, चंदन ने राजकुमार को देखते हुए कहा। नौकर ने कहा, जल्दी जाइए, सामान रख दिया बाबू। राजकुमार और चंदन भवानीपुर चले। राह में चंदन ने उसे कनक के यहां छोड़ जाने के लिए पूछा, पर उसने पहले घर चलकर अम्मा और बड़े भैया को प्रणाम करने की इच्छा प्रकट की। चंदन ड्राइव कर रहा था, सीधे भवानीपुर चला। राजकुमार को देखकर चंदन की माता और बड़े भाई नंदन बड़े खुश हुए। बहू ने मकान जाते ही पति से राजकुमार के नए ढंग के विवाह की कथा की। अपनी सरलता से रंग चढ़ा चढ़ाकर खूब चमका दिया था। नंदन की वैसी स्थिति में राजकुमार से पूरी सहानुभूति थी। तारा ने अपनी सास से इसकी चर्चा नहीं की। नंदन ने भी मना कर दिया था। तारा को कुछ अधिक स्वतंत्रता देने के विचार से नंदन ने उसके जाते ही खोद कर माता के काशीवास की कथा उठा दी थी। अब तक किसी पर बहस हो रही थी। उन्हें कौन काशी छोड़ने जाएगा, वहां कितना मासिक खर्च संभव है, एक नौकर और एक ब्राह्मण से काम चल जाएगा या नहीं, आदि आदि। इसी समय राजकुमार और चंदन वहां पहुंचे। राजकुमार ने मित्र की माता के चरण छूकर धूली सिर से लगा ली। बड़े भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अंग्रेजी में नंदन ने कहा, तुम्हारे बहूजी से तुम्हारे अजीब विवाह की बातें सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमार ने नजर झुका ली। अंग्रेजी का मर्म शायद काशीवास की कथा हो, जो अभी चल रही थी। ये समझकर चंदन की मां ने कहा, देखो ना भैया, ना जाने कब जीव निकल जाए। करारे का रुख कौन ठिकाना, चाहे जब बहराए के बैठ जाए। यहीं से अब जितनी जल्दी बाबा विश्वनाथ जी की पैर पौसी में हाजिर है वह सकी, वतना ही अच्छा है। हाँ माँ, विचार तो बड़ा अच्छा है, राजकुमार ने जरा स्वर ऊंचा करके कहा। ले जाए की फुर्सत नहीं ना कोहू को। ये छिबुल का पैदा होए के साथ है आफत बर्पा कर लाग। चंदन की तरफ देखकर माता ने कहा, यही के साथ को जाए। अम्मा, मैं कल घर जाऊंगा, अम्मा ने बुलाया है, आप चलें तो आपको काशी छोड़ दूं, राजकुमार ने कहा। वृद्धा गदगद हो गई। राजकुमार को आशीर्वाद दिया। नंदन से कल ही सब इंतजाम कर देने के लिए कहा। तुम लौटोगे कब? तारा ने राजकुमार को व्यग्रता से देखते हुए पूछा। 4-5 रोज में लौट आऊंगा। भोजन तैयार था। तारा ने राजकुमार और चंदन को नहाने के लिए कहा। मेरी दोनों की धोतियां गुसल खाने में रख आई। राजकुमार और चंदन नहाने के लिए गए। भोजन कर दोनों मित्र आराम कर रहे थे। तारा आई। राजकुमार से कहा, रज्जू बाबू, अम्मा को मिलने के लिए पड़ोसियों के यहां भेज दूंगी, अगर कल तुम लिए जाते हो, आज शाम को उसे यहां ले आओ। मेहरी पान दे गई। तारा ने सबको पान दिए। 5 बजे ले आने के लिए एक बार फिर याद दिला भीतर चली गई। दोनों पड़े रहे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 22 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।